हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 19 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 यानी कि BNSS 2023 से पूछे जाने वाले सवालों को कवर करेंगे। अब ये BNSS आपका नया आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून है। इसने रिप्लेस किया है CRPC 1973 को। और कई सारे स्टूडेंट के मन में डाउट है कि पुराने कानून से सवाल आएंगे या फिर नए कानून से आएंगे। तो मैं आपको बता दूं, AIB 19 के सिलेबस में CRPC भी है और BNSS भी हैं, तो दोनों से ही सवाल पूछे जाएंगे। दोनों ही डायरेक्ट आप लेकर के जा सकते हो एग्जाम में। और इस सब्जेक्ट का जो वेटेज रहेगा दोनों का, CRPC 1973 और BNSS 2023, दोनों का वेटेज रहेगा 10 नंबर का। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को किस कानून की जगह लागू किया गया है? तो ये आया है दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह पर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो राष्ट्रपति की जो असेंट है मिल गई थी 25 दिसंबर 2023 को, यानी कि 25 दिसंबर 2023 को BNSS लागू हो गया था, सॉरी पारित हो गया था, लागू नहीं हुआ था, पारित हो गया था। इनेक्टमेंट डेट है 25 दिसंबर 2023 और इन्फोर्समेंट डेट है लागू होने की 1 जुलाई 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को प्रभावी रूप से कब लागू किया गया? तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डेट पूछी जा रही है, तो आपको बताना है लागू होने की दिनांक थी 1 जुलाई 2024। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को संसद में किसने पेश किया था? तो ये जो बिल है ये पेश किया गया था गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो किसके लिए ये BNSS को लाया गया है? इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है आपको बताना है। मेन ऑब्जेक्ट है न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाना, अपराधियों को कठोर दंड देना, डिजिटल प्रक्रिया को बढ़ावा देना। तो ऑप्शन A, B, C तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो ये जो BNSS आया है इसमें टोटल सेक्शन है 531, 531 धाराएं हैं और साथ में इसमें अध्याय हैं 39, 39 और इसमें 2 शेड्यूल भी हैं, अनुसूची भी हैं। फर्स्ट शेड्यूल में अपराधों का वर्गीकरण दे रखा है कि कौन से अपराध कॉग्निजेबल होंगे, कौन से नॉन कॉग्निजेबल होंगे, वो सारा फर्स्ट शेड्यूल में दे रखा है। सेकंड शेड्यूल में आपके फॉर्मेट दे रखे हैं। और जो CRPC हुआ करता था, पहले का आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून, उसमें कुल धाराएं थी 484, 484, अध्याय थे 37 और अनुसूची थी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार गिरफ्तारी के समय कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो BNSS ने गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को क्या क्या अधिकार दिए हैं? पहला अधिकार, गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी का कारण बताना है, ये तो CRPC में भी था। दूसरा, वकील से परामर्श करने का अधिकार, ये भी CRPC में था। तुरंत न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना, तो ये भी था कि जब भी कभी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 आवर्स के अंदर अंदर, 24 घंटों के भीतर भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। तो ये प्रावधान CRPC में भी थे और BNSS में भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत डिजिटल साक्ष्य को मान्यता देने के लिए किस प्रकार के प्रमाणों को अधिकृत किया गया है? तो डिजिटल हस्ताक्षर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से निकाले गए डेटा, क्लाउड स्टोरेज से मौजूद डाटा, ये सारे जो हैं वो अधिकृत हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कौन सा दस्तावेज अपराध की शुरुआत की सूचना देता है? तो आपको डॉक्यूमेंट बताना है वो जो क्राइम का ऑफेंस का इंफॉर्मेशन देगा।
तो ऑफेंस के बारे में एफआईआर ही जानकारी देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी एफआईआर, प्रथम सूचना रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत दोषी व्यक्ति को जमानत देने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है, लेकिन किन मामलों में इसे प्रतिबंधित किया गया है। अब ये सवाल जो पूछा गया है इसमें ये भी बात बोली गई है कि बीएनएसएस में जमानत की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है, लेकिन कुछ मामले हैं जिनमें जो प्रक्रिया है वो थोड़ी मुश्किल सी रहेगी। वो मामले होंगे, ऑप्शन ए राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े अपराध, आसानी से जमानत नहीं होगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराध, इसमें भी आसानी से जमानत बेल नहीं मिलेगी। और संगठित अपराध, इसमें भी बेल नहीं मिलेगी। अब संगठित अपराध क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। दो या दो से ज़्यादा लोग मिल करके, मैंने मेंशन भी कर रखा है, तस्करी करते हैं, नशीले पदार्थों की तस्करी करेंगे, या फिर हथियारों का सौदा करते हैं, किसी का अपहरण कर लेते हैं, जबरन वसूली, डकैती, लूट, ब्लैकमेल, मनी लॉन्ड्रिंग, या फिर साइबर क्राइम करते हैं। तो संगठित अपराध का मतलब होता है ये जो मैंने मेंशन किया है, आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत जमानत याचिका को खारिज करने का आधार क्या हो सकता है। कब जमानत बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाएगा। तो अगर आरोपी के फरार होने का खतरा है तो बेल ग्रांट नहीं करेगा कोर्ट। साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ का संदेह है, डाउट है, तब भी न्यायालय नहीं करेगा ग्रांट। और अगर अपराध गंभीर प्रकृति का है, संज्ञेय है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तब भी नहीं करेगा बेल को ग्रांट। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये प्रोविज़न तो सीआरपीसी 1973 में भी थे और बीएनएसएस 2023 में भी हैं। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इससे पहले भी मैंने जितने भी सब्जेक्ट कवर करवाए हैं एआईबी के, उन सभी की पीडीएफ को मैंने निःशुल्क प्रोवाइड करवाई है टेलीग्राम चैनल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी करने का अधिकार किसे है। तो गिरफ्तारी वारंट कौन इशू करेगा। जाहिर सी बात है न्यायालय ही, मैजिस्ट्रेट ही इशू करता है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सा नया प्रावधान महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब बीएनएसएस में नए प्रावधान प्रोविज़न जोड़े गए हैं। अगर महिलाओं और बच्चों के खिलाफ कोई भी अपराध होता है तो 24 घंटों के भीतर शिकायत को दर्ज करना पड़ेगा, त्वरित सुनवाई होगी और विशेष महिला मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की जाएगी। ए, बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत न्यायालयों को कौन सी प्रक्रिया लागू करने की अनुमति है। तो न्यायालय कौन कौन सी प्रक्रिया लागू कर सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर सकते हैं, ऑनलाइन दस्तावेज को स्वीकार कर सकते हैं, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमाणन भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं एआईबी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत गिरफ्तारी के समय आरोपी को कौन सा अधिकार नहीं मिलेगा। तो गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार ये तो मिलता है, मुफ्त कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार ये भी मिलता है, न्यायालय के समक्ष उपस्थिति का अधिकार ये भी मिलेगा, लेकिन तुरंत रिहाई का अधिकार नहीं मिलेगा। जब भी किसी को गिरफ्तार किया जाएगा उसे सबसे पहले निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा। अब मजिस्ट्रेट जाने और वो अभियुक्त जाने, मजिस्ट्रेट जैसा चाहेगा वो आदेश पारित कर देगा, या तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा, या उसको बेल ग्रांट कर देगा, या पुलिस कस्टडी में भेज देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ये मिस टाइप हो गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं। तो आपको चैप्टर बताने हैं कुल कितने हैं।
तो इस BNSS में चैप्टर है टोटल 39। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत कौन सा प्रावधान पुलिस हिरासत में पिटाई को रोकने के लिए बनाया गया है? तो पुलिस कस्टडी, जाहिर सी बात है, पीसी में लीगल इलीगल कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं कन्फेशन के लिए। तो पुलिस स्टेशन में CCTV अनिवार्यता कर दी है, मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी की उपस्थिति, स्वतंत्र चिकित्सा जांच। तो ऑप्शन A, B और C तीनों से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो ये तीनों प्रावधान डाले गए हैं। ये पहले भी थे, वैसे पहले नहीं थे CCTV वाला, लेकिन अभी ये डाला गया है BNSS में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किन मामलों में ट्रायल इन कैमरा ट्रायल की बात की जा रही अनिवार्य है? तो अगर वो मामला यौन उत्पीड़न का है तो कैमरा ट्रायल होगी। बच्चों के खिलाफ मामला है तब भी कैमरा ट्रायल हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है तब भी कैमरा ट्रायल होगी। ऑप्शन A, B और C तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत न्यायालय को किस प्रकार की सजा सुनाने का अधिकार नहीं है? तो न्यायालय मृत्यु दंडादेश पारित कर सकता है, आजीवन कारावास का दंडादेश भी पारित कर सकता है, और आर्थिक दंड यानी कि फाइन भी लगा सकता है, जुर्माना भी लगा सकता है, लेकिन सामूहिक दंड नहीं दे सकता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत से संबंधित प्रावधानों का उद्देश्य क्या है? तो जमानत के लिए जो प्रोविज़न डाले गए हैं उनका ऑब्जेक्ट क्या है? अपराधियों को जेल में रखना, न्यायिक प्रक्रिया को आसान बनाना, अनावश्यक जेल भीड़ को कम करना, जमानत प्रक्रिया को कठिन बनाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनावश्यक जेल भीड़ को कम करना। जमानत दी जा रही है क्योंकि जेल में बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। हाँ, लेकिन जमानत नहीं दी जाएगी तब जब कोई अपराध कॉग्निजेबल है, संज्ञेय प्रकृति का है, तब जमानत नहीं दी जाएगी। अदरवाइज कोई सामान्य मामला है तो जमानत दे दी जाएगी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस जांच की समय सीमा कितनी निर्धारित की गई है? तो ये तो साफ साफ बात कर रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की। तो पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन पूरा करना होगा 60 दिनों में, और ये अवधि बढ़ के 90 दिन भी हो सकती है। तो ये प्रोविज़न तो पहले CRPC में भी था और अब BNSS में भी है, ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किन अपराधों के लिए त्वरित सुनवाई की प्राथमिकता दी गई है? तो अगर अपराध जो है वो महिला और बच्चों से संबंधित है तब भी की जाएगी त्वरित सुनवाई, संगठित अपराध है तब भी, आर्थिक अपराध है तब भी। A, B और C तीनों सही है, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत पीड़ितों को विशेष रूप से कौन से अधिकार दिए गए हैं? तो पीड़ित को अधिकार दिए गए, पीड़ित जो है, विक्टिम जो है, विक्टिम न्यायालय में उपस्थित हो सकता है, उसको होने का अधिकार है। नेक्स्ट, केस की स्थिति पर जानकारी प्राप्त करने का अधिकार भी है उसको। त्वरित न्याय पाने का भी अधिकार है। तो ऑप्शन A, B, C तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 कौन सी संहिता है? तो अब यहाँ पे मैं बता देता हूँ आपको, BNSS भी सेकंड संहिता है, क्योंकि BNSS का पहला बिल रखा गया था 11 अगस्त 2023 को संसद में, जहाँ से वो खारिज हो गया, पारित नहीं हुआ था, जिसे विड्रॉ किया गया। और दूसरी बार BNSS का बिल रखा गया 12 दिसंबर 2023 को। फिर लोकसभा में 20 दिसंबर 2023 को रखा गया, और उसके बाद 21 दिसंबर 2023 को राज्यसभा में रखा गया। दोनों सदनों से जब बिल पारित हो गया तब उस बिल को राष्ट्रपति की सहमति के लिए भेजा गया, और उस बिल पर फाइनली 25 जनवरी
2023 को 25 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति की अनुमति मिल गई और जो बिल था वो एक्ट में यानी कि कानून में बदल गया। तो ये दूसरा विधेयक था जो बीएनएस का रखा गया था, बीएनएसएस का रखा गया था। बीएनएस का भी दूसरा विधेयक ही था और बीएस है भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 जब पढ़ेंगे तो वो भी उसका भी सेकंड विधेयक ही रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना अनिवार्य है? तो 24 घंटे के भीतर भीतर पेश करना ही पड़ेगा। तो ये तो प्रोविज़न सीआरपीसी में था, बीएनएस में भी है, बीएनएसएस में भी है, दोनों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्री ट्रायल ब्रीफिंग का प्रावधान किस उद्देश्य के लिए है? तो ये एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया है, ये इंटरेस्टिंग है। प्री ट्रायल ब्रीफिंग, इसका मतलब होता है कि मामले को पहले न्यायालय में रखा जाएगा, न्यायालय रिव्यू करेगा, मामले को देखेगा। तो इससे क्या मिलेगा? इससे वकीलों को टाइम मिल जाएगा केस को तैयार करने में। तो एक बार के लिए प्री ट्रायल ब्रीफिंग ज़रूरी हो गई है। बीएनएसएस में ये बढ़िया प्रावधान रखा गया है कि इसमें एक बार न्यायालय रिव्यू ज़रूर करेगा एक बार के लिए कि क्या मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है, बस एक बार रिव्यू करेगा ट्रायल चलाने से पहले। तो इससे वकीलों को केस तैयार करने में सहायता मिलेगी, न्यायालय का समय भी बच जाएगा क्योंकि अनावश्यक ट्रायल नहीं चलेगी, और साक्ष्य की समझ सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इसमें मैंने लिखा मेंशन भी कर रखा है, मुकदमे की शुरुआत से पहले न्यायाधीश आमतौर पर प्रत्येक पक्ष को एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहेगा जिसमें मुकदमे में पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का रिव्यू होगा। तो इससे न्यायालय का टाइम ही बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सी विशेष प्रणाली अपराधियों की निगरानी के लिए लागू की गई है? तो अपराधियों के लिए कौन सी निगरानी के लिए विशेष प्रणाली लागू की गई है? इलेक्ट्रॉनिक निगरानी, डिजिटल डेटाबेस और बायोमेट्रिक रिकॉर्डिंग, ये सभी लागू की गई हैं। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों से इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के अधिकारों में क्या शामिल है? तो गिरफ्तार व्यक्ति, उसको चुप रहने का अधिकार है, वो कन्फेशन नहीं कर सकता, मतलब अगर करना भी चाहे तब भी उसको अधिकार है कि वो नहीं कर सकता, उसको राइट है, वो चुप रह सकता है, कुछ भी ना बोले। और वकील से परामर्श करने का अधिकार है, गिरफ्तारी का कारण जानने का उसके पास में अधिकार है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही उसके अधिकार हैं, तीनों ही ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एफआईआर दर्ज करने से इनकार करने के खिलाफ पीड़ित को कौन सा अधिकार दिया गया है? तो जब भी कभी ऑफेंस होगा तो उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप पुलिस स्टेशन जाओगे। अगर पुलिस अधिकारी आपकी एफआईआर नहीं लेता है तो आप रिटर्न में बाय पोस्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास में भेज सकते हो, खुद भी भेज सकते हो, बाय पोस्ट भी आप एफआईआर को भेज सकते हो। उसके बाद भी अगर आपकी एफआईआर को नहीं लिया जाता है, ध्यान नहीं दिया जाता है एसपी के द्वारा भी, तब आप सीधा न्यायालय में मूव कर सकते हो एज ए कंप्लेन लेकर के, परिवाद लेकर के न्यायालय में जा सकते हो। तो क्या क्या राइट है? पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी से संपर्क कर सकता है, और अगर वो मना करता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन कर सकता है। मजिस्ट्रेट भी मना करता है तो सीधे उच्च न्यायालय में रीट दायर कर सकता है, याचिका दायर कर सकता है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों ही विक्टिम को मिल जाएंगे। तो तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत
किस प्रकार के अपराधों के लिए पुलिस को वारंट की आवश्यकता नहीं होती है? तो वारंट के लिए दो प्रकार से गिरफ्तारी होती है, एक विथ वारंट, एक विदाउट वारंट। विदाउट वारंट गिरफ्तारी उन मामलों में होगी जो मामले कॉग्निजेबल ऑफेंस से रिलेटेड हैं। संज्ञेय मामलों से संबंधित अपराधों में गिरफ्तारी जो होगी वो विदाउट वारंट होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार यदि आरोपी व्यक्ति नाबालिग हैं तो उसकी सुनवाई कहाँ की जाएगी? तो जुवेनाइल कोर्ट में उसकी सुनवाई हियरिंग होगी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत किन मामलों में अपराधियों को सामुदायिक सेवा यानी कि कम्युनिटी सर्विस की सज़ा दी जा सकती है? तो छोटे मामलों में छोटे अपराध होते हैं जिनमें सामान्य प्रकृति के अपराध जिसमें हिंसा नहीं होती है, उनमें एज ए कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट के तौर पर दी जा सकती है। ये एक नया प्रोविज़न जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार पब्लिक ट्रायल के प्रावधान को कब सीमित किया जा सकता है? कब पब्लिक ट्रायल नहीं होगी? जब मामला यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो, तब भी इन कैमरा ट्रायल होगा। और जब पीड़ित नाबालिग है तब भी कैमरा ट्रायल होगा, पब्लिक ट्रायल नहीं होगा। जब मामला गोपनीय प्रकृति का है तब भी पब्लिक ट्रायल नहीं होगा। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में प्ली बार्गेनिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्ली बार्गेनिंग में क्या होता है, जनरली छोटे अपराध होते हैं और उसमें कोर्ट ये परमिशन देता है पार्टीज को कि अगर आप में राजीनामा हो सकता है तो कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन लॉफुल होना चाहिए। और उससे क्या होगा, उससे न्यायालय का समय बचेगा, ट्रायल नहीं चलेगी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसमें भी एक प्रोविज़न है कि उसमें जो अभियुक्त हैं, जो अक्यूज है, उसने प्लीड कर दिया है, गिल्टी प्लीड कर दिया है और वो बार्गेनिंग करना चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार सत्र न्यायालय जब जमानत याचिका खारिज होने पर कर देता है तो आरोपी को किसके पास अपील करने का अधिकार है? तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले जो मामला है वो मजिस्ट्रेट की कोर्ट में जाता है। अगर मजिस्ट्रेट ने याचिका खारिज कर दी है जमानत की, बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर बेल एप्लीकेशन अपन लगाते हैं सीधा सेशन कोर्ट में, सत्र न्यायालय में। और सत्र न्यायालय से उम्मीद होती है कि वो बेल ग्रांट कर ही देगा। लेकिन अगर सत्र न्यायालय बेल ग्रांट नहीं करता है तब हाई कोर्ट में मूव कर सकते हैं बेल के लिए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत मजिस्ट्रेट को कब एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने का अधिकार है? तो कब देगा मजिस्ट्रेट ऑर्डर पुलिस को कि एफआईआर दर्ज करो? जब पुलिस एफआईआर दर्ज करने से मना कर दे। दूसरा, जब अपराध गैर संज्ञेय हो। तीसरा, जब पीड़ित शिकायत दर्ज कराए। यहाँ पर अपराध संज्ञेय भी हो सकता है, अगर पुलिस वाले मना कर रहे हैं तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर दे सकते हैं। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में कौन सी नई प्रणाली त्वरित और पारदर्शी न्याय सुनिश्चित करने के लिए लागू की गई है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित न्याय प्रणाली, ई कोर्ट प्रक्रिया, डिजिटल ट्रायल, तीनों ही सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। BNSS 2023 के तहत मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया क्या कहलाती है जिसमें प्रथम दृष्टि में अपराध का अनुमान लगाया जाता है? ये सवाल बहुत अच्छा पूछा गया है। मजिस्ट्रेट की प्रक्रिया को बताना है जब वो कॉग्निजेंस लेगा, जब अनुसंधान पूरा हो जाता है और चार्जशीट या चालान न्यायालय में पेश हो जाता है, तब मजिस्ट्रेट देखेगा कि अपना कॉग्निजेंस, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा
और देखेगा कि क्या मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो इसे कहते हैं कॉग्निजेंस लेना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। BNSS 2023 के तहत जमानत देने का अधिकार किसे होता है? तो जमानत इसमें ऑप्शन केवल सत्र न्यायालय तो नहीं है, केवल उच्च न्यायालय नहीं है, हालांकि सत्र न्यायालय को भी है, उच्च न्यायालय को भी है, तो केवल मात्र उसी को नहीं है। ऑप्शन ए क्या कह रहा है? केवल सत्र न्यायालय, तो केवल सत्र न्यायालय गलत है। ऑप्शन बी केवल उच्च न्यायालय, तो ये भी गलत है। जमानत दे सकते हैं पुलिस अधिकारी, न्यायालय दोनों। न्यायालय में फिर सभी आ गए, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट भी आ गई, सेशन कोर्ट भी आ गया, और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सभी आ गए। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं घुमा के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। BNSS 2023 के तहत वह प्रक्रिया जिसमें मैजिस्ट्रेट आरोप की पुष्टि करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ये कहेंगे चार्ज फ्रेमिंग करना। न्यायालय के सामने जब चार्जशीट चालान आ जाता है तब वो अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है और देखता है न्यायालय कि क्या मामला बन रहा है नहीं बन रहा है। अगर लगता है कि नहीं बन रहा है तो वो मामले को ड्रॉप कर देगा, लेकिन अगर लग रहा है कि मामला बन रहा है तब वो अक्यूज को बुलाएगा, उसकी उपस्थिति में उसके ऊपर चार्जेस फ्रेम करेगा। अब चार्जेस क्या होता है? आरोप पत्र होता है जिसमें ये लिखा जाता है कि न्यायालय का नाम होता है और न्यायालय ये कहता है लिख करके उसको बताता है अक्यूज की उपस्थिति में कि हम आपको इन धाराओं में चार्ज कर रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे अक्यूज को ये पता चलेगा कि एटलीस्ट उसको डिफेंस लेना कहाँ है, किन किन धाराओं में उसको डिफेंस लेना है। तो चार्ज फ्रेमिंग ही पहली स्टेज होती है ट्रायल शुरू होने की। चार्ज फ्रेमिंग के बाद ही ट्रायल शुरू होता है, विचारण प्रारंभ होता है। चार्ज का फॉर्मेट दे रखा है फॉर्म नंबर 33 शेड्यूल 2 में BNSS के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। कई बार फॉर्म से भी सवाल पूछ लेते हैं कि कहाँ फॉर्मेट दे रखा है। BNSS 2023 के तहत पुलिस रिमांड कितने दिनों तक बढ़ाई जा सकती है? तो पुलिस रिमांड मैक्सिमम पीरियड होता है पुलिस कस्टडी का 15 दिन, उससे ज़्यादा नहीं होता है। और ये सवाल कई बार AIB के क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44। BNSS 2023 के तहत सत्र न्यायालय द्वारा दिए गए आदेशों के पुनरीक्षण की शक्ति किसके पास में है होती है? तो यहाँ पर रिवीजन का जो प्रोविज़न है वो बहुत अच्छा प्रोविज़न रखा गया है। हालांकि ये CRPC में भी है और BNSS भी दोनों में, BNSS दोनों में है, CRPC में भी है। रिवीजन जो है सत्र न्यायालय भी कर सकता है और हाई कोर्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर CPC है, सिविल प्रोसीजर, सिविल का मामला है, तो सिविल मामलों में रिवीजन हमेशा ही हाई कोर्ट करेगा। रिवीजन जो है पुनरीक्षण की शक्ति हमेशा ही हाई कोर्ट के पास में होती है। लेकिन आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून है, अगर क्रिमिनल केस है तो उसमें रिवीजन जो होगा सत्र न्यायालय भी कर सकता है और सत्र न्यायालय के बाद शक्ति होती है उच्च न्यायालय के पास में। तो ऑप्शन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। BNSS 2023 के तहत अग्रिम जमानत किसके द्वारा दी जाती है? तो ये तो प्रोविज़न CRPC में भी था और BNSS दोनों में है। एंटीसिपेटरी बेल जो होती है, अग्रिम जमानत जिसे कहते हैं, गिरफ्तारी से पहले ही जमानत मिल जाती है, तो वो दे दी जाएगी। सत्र न्यायालय भी दे सकता है, हाई कोर्ट दोनों दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46। BNSS 2023 का क्या है? BNSS 2023 क्या है, कौन सा कानून है? तो ये एक प्रक्रियात्मक कानून है पहली बात तो। और कौन सा प्रक्रियात्मक कानून है? ये क्रिमिनल यानी कि आपराधिक प्रक्रियात्मक कानून है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47। धारा 173 BNSS के तहत पुलिस रिपोर्ट को क्या कहा जाता है? अब ये मैंने एक ही सवाल सेक्शन से पूछा है, हालांकि मैंने सेक्शन से सवाल नहीं पूछे, क्योंकि सेक्शन से अगर सवाल पूछता तो आपके पास में बेरेक्ट है, एग्जाम में आप बेरेक्ट देख के ही सॉल्व कर सकते हो।
तो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो 173 बताती है एफआईआर के बारे में प्रोविज़न, संज्ञेय मामलों में एफआईआर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। संज्ञेय मामलों में एफआईआर सीआरपीसी की धारा 154 बताती है, वो वहाँ पर डिस्कस है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है कि धारा 144 बीएनएसएस किससे संबंधित है। तो एक और धारा मैंने ऐड कर ली है, सेक्शन से पूछा है। हालांकि जो ये जो क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, ये भरण पोषण की बात करेगा। धारा 144 भरण पोषण पर बात करता है और सीआरपीसी की धारा 125 मेंटेनेंस के बारे में बात करती थी और बीएनएसएस की धारा 144 मेंटेनेंस पर बात करती हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है जो मैंने पीडीएफ में रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। एक मैजिस्ट्रेट ने एक आरोपी के खिलाफ आरोप तय करने के बाद ये पाया कि गवाहों के बयान और सबूत पर्याप्त नहीं है। ऐसी स्थिति में मैजिस्ट्रेट क्या कर सकता है। आरोपी को एक्विट कर सकता है, दोष मुक्त कर सकता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50। अपराधी की सजा के लिए पुलिस द्वारा कौन सा दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किया जाता है। तो चालान पेश किया जाता है, सीधी सी बात है, चार्जशीट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51। यदि आरोपी द्वारा अपराध की स्वीकृति दी गई हो तो उसे क्या कहते हैं। आरोपी ने गिल्टी प्लीड कर दिया तो इसे कहेंगे कन्फेशन, संस्वीकृति। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत वीडियो रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में शामिल करने का उद्देश्य क्या है। तो इसका मेन ऑब्जेक्ट था न्यायिक प्रक्रिया में पारदर्शिता लाना, डिजिटल सबूतों को प्राथमिकता देना और गवाहों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन का उद्देश्य क्या है। ये एक बढ़िया प्रोविजन लेकर के आए हैं। महत्वपूर्ण मामलों का त्वरित निपटारा करना, महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों को प्राथमिकता देना, न्यायालयों पर मुकदमों का भार कम करना। तो तीनों ऑप्शन सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में जमानत के अधिकार को और अधिक स्पष्ट बनाने का उद्देश्य क्या है। निर्दोष व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से जेल में रखने से बचाना है, न्यायालय की कार्रवाई को सरल बनाना है, जमानत प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना है। तो ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू के नए प्रावधान का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जुडिशियल रिव्यू डाला गया है। जुडिशियल रिव्यू का मेन ऑब्जेक्ट है पुलिस जांच पर निगरानी रखना, गलत सजा को रोकना, न्यायिक प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाना। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत नए डिजिटल प्रावधानों का उद्देश्य क्या है। तो ई कोर्ट सिस्टम को बढ़ावा देना, डिजिटल साक्ष्य का उपयोग सुनिश्चित करना, मुकदमों की प्रक्रिया को तेज करना। तो ऑप्शन तीनों सही है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का सबसे बड़ा सुधार क्या माना जाता है। तो इसका आंसर होगा इसमें तो वैसे तो सभी ही लग रहे हैं सुधार, लेकिन आपको सबसे बड़ा सुधार बताना डिजिटल साक्ष्य का समावेश। सबसे बड़ा सुधार है कि डिजिटल साक्ष्य अब लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में पुराने कानूनों को बदलने का मुख्य कारण क्या है। क्यों बदला गया, क्यों रिप्लेस किया गया, सीआरपीसी को रिप्लेस करके बीएनएसएस को क्यों लाया गया। तो बीएनएसएस को लाने का मुख्य कारण था अधिक पारदर्शिता लाना। ऑप्शन ए सही है। बी, आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना, जो लेटेस्ट टेक्निक है उनका उपयोग करना, उनको बढ़ावा देना, न्यायालयों पर भार कम करना, ये सारे इनके मेन ऑब्जेक्ट थे, इसलिए बीएनएसएस को लाया गया। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में न्याय में देरी को कम करने के लिए कौन सी प्रमुख रणनीति अपनाई गई है? तो इसके लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए, प्री ट्रायल मीडिएशन बनाया गया है, समयबद्ध सुनवाई प्रक्रिया को लागू किया गया है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का प्रस्ताव सबसे पहले किस संसद सत्र में रखा गया था? तो मानसून सत्र में रखा गया था 11 अगस्त 2023। आपको डेट याद रखनी है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। वहाँ से पारित नहीं हुआ था, फिर शीतकालीन सत्र में रखा गया, वहाँ से पारित हो गया था। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया में कौन सा सुधार किया गया है? तो एफआईआर के लिए अब पुलिस थाने जाने की अनिवार्यता समाप्त की गई है। मोबाइल और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत एफआईआर आप कर सकते हो। शिकायत दर्ज करने का समय सीमित किया गया है। ऑप्शन ए, बी और सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में एफआईआर दर्ज करने के लिए कौन सा नया विकल्प जोड़ा गया? ऑनलाइन पोर्टल, मोबाइल ऐप। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत महिलाओं और बच्चों से संबंधित मामलों के लिए कौन सी नई प्रक्रिया लागू की गई? तो ये वापस रिपीट हो गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट, 24 घंटे में एफआईआर को दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। गवाह सुरक्षा योजना। ए, बी और सी तीनों सही है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत अपराधियों के लिए सामुदायिक, ये वापस से आ गया, कम्युनिटी सर्विस सजा के रूप में कब लागू की जा सकती हैं? जब अपराध जो है वो साधारण सामान्य प्रकृति का है और उसमें कोई भी हिंसा नहीं हुई है, मतलब कि कोई भी वायलेंस नहीं हुआ है, तो ऐसे मामलों में कम्युनिटी सर्विस, सामुदायिक सेवा को एज ए पनिशमेंट दिया जा सकता है। कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट क्या होती है? जैसे समाज कल्याण के कार्य करवाए जाएंगे अभियुक्त से, जैसे ट्रैफिक पुलिस के साथ काम कर लो बिना मजदूरी के, पेड़ लगा दो, पौधे लगा दो, समाज कल्याण के, जैसे लोगों को जागरूक करो, जो आपने अपराध किया उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है, तो ऐसी सज़ा दी जाती है कम्युनिटी सर्विस में। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 65। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में महिलाओं के लिए कौन सा विशेष प्रावधान है? तो महिलाओं को अगर गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तारी से पहले नोटिस देना अनिवार्य होगा। तो नोटिस तो देना ही होगा, अगर विथ वारंट है तो नोटिस देना ही पड़ेगा। और ये तो प्रोविज़न सीआरपीसी में भी था, थोड़े बहुत बदलाव हुए हैं। महिला पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तारी, तो ये सीआरपीसी में भी था। रात में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध, तो ये तीनों ऑप्शन सीआरपीसी में भी थे और बीएनएसएस में भी डाले गए हैं, तो सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट हुआ है। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसे कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है? अब मैं आपको बताता हूँ कि अपराध जो हैं वो बीएनएसएस में कई प्रकार की कैटेगरी में बताए गए हैं, जैसे कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध, ऐसे अपराध जिसमें पुलिस अधिकारी के पास में ये पावर है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के आदेश के अनुसंधान कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ कर सकता है और विदाउट वारंट गिरफ्तारी भी कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ी तो। ये तो हो गया कॉग्निजेबल ऑफेंस। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का मतलब होता है सामान्य प्रकृति के मामले। दूसरा, ऐसे मामले जिसमें पुलिस अधिकारी को ये पावर नहीं है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के इन्वेस्टिगेशन को चालू करें। फिर आता है आपके बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जमानती अपराध, जिसमें जमानत पर छूटना अभियुक्त का राइट होता है और सामान्य प्रकृति का अपराध होता है। नॉन बेलेबल ऑफेंस गैर जमानती अपराध जो गंभीर प्रकृति का होता है, जिसमें जमानत जो है वो अभियुक्त का अधिकार नहीं होती है, लेकिन वो जमानत के लिए आवेदन कर सकता है, बेल एप्लीकेशन कोर्ट में लगा सकता है। उसके बाद समन मामला, ऐसा मामला जो जिसमें सज़ा का प्रावधान मैक्सिमम 2 वर्ष का है, 2 साल का है और जो वारंट केस नहीं है, तो समन मामला कहलाएगा, जिसमें समन करके बुलाया जाएगा अपराधी को। और दूसरा वारंट केस जो गंभीर प्रकृति का होता है। तो इस तरह से कई कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑफेंसेस को। बीएनएसएस में
और सीआरपीसी में भी था ये प्रावधान, कॉपी पेस्ट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, किस प्रकार के मामलों में अदालत गवाह के लिए सम्मन जारी कर सकती है? तो सम्मन, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्ट दो आदेशिका जारी कर सकती है, एक सम्मन और एक वारंट। जब भी किसी व्यक्ति को या साक्षी को किसी बुलाना है तो कोर्ट सम्मन जारी करेगी, और अगर गिरफ्तार करना है तो वारंट जारी करेगी। तो अदालत गवाह के लिए सम्मन जारी कर सकती है आपराधिक मामलों में। बीएनएसएस पूछा गया है तो आपराधिक मामलों में कर सकती हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, बीएनएसएस 2023 के तहत न्यायालय किसे सम्मन जारी कर सकता है? तो सम्मन आरोपी जो अक्यूज है उसे तो कर ही सकता है, साथ में गवाह को भी कर सकता है, और शिकायतकर्ता को भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय आवश्यक समझे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोई भी व्यक्ति जिसे न्यायालय आवश्यक समझे उसे सम्मन इश्यू करके न्यायालय के समक्ष बुला सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, किस प्रकार की गिरफ्तारी में पुलिस को किसी विशेष प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक नहीं होता है? तो संज्ञेय मामलों में तो गिरफ्तारी के लिए वारंट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, बिना वारंट के ही गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। तो ऑप्शन सी, संज्ञेय अपराध में गिरफ्तारी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसे अपील का अधिकार नहीं होता है? तो आरोपी अक्यूज अगर कॉन्विक्ट हो गया है तो अपील कर सकता है, राज्य को अगर पार्टी बनाया गया है तो राज्य भी अपील कर सकती हैं, विक्टिम भी अपील कर सकता है, लेकिन वकील अपील नहीं कर सकता। तो ऐसा क्वेश्चन घुमा के पूछ लेगा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। ये तो सवाल थे आपके टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो बीएनएसएस से पूछे जा सकते हैं। वैसे कुछ ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, जो भी चेंज हुआ है मैंने आपको सवालों के ज़रिए बता दिया, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर कर दिए हैं। अब आपको ये करना है कि एक तो आपको अच्छे से इन सवालों को पढ़ना है, और साथ में जब भी आप एग्ज़ाम लेने जाओ 22 दिसंबर से पहले 22 दिसंबर के दिन जब एग्ज़ाम लेने आप जाओगे तो बैरक लेकर के जाना है, सीआरपीसी और बीएनएसएस दोनों का। और जब भी आप पढ़ाई करो तब आपके पास में दोनों बैरक होने चाहिए, सीआरपीसी का, बीएनएसएस दोनों का ही, दोनों बैरक आपके पास में होने चाहिए। अगर आपको इन सवालों की पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, आप मुझे सिर्फ कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। अब देखते हैं कि जो ये बीएनएसएस है, आपराधिक कानून है, इसकी केस की क्या क्या स्टेजेस होती है, मैं आपको साथ में वो भी पढ़ा देता हूँ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में आपराधिक मामले के विभिन्न स्तर क्या रहेंगे? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केसेस इन बीएनएसएस 2023 में क्या होगा, देखते चलिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले होगा ऑफेंस, कोई न कोई अपराध कारित होगा। जब भी कभी कोई न कोई अपराध कारित होता है तो अपराध या तो कॉग्निजेबल हो सकता है या नॉन कॉग्निजेबल हो सकता है। कॉग्निजेबल यानी कि संज्ञेय अपराध जो गंभीर प्रकृति के होते हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में ये राइट है, ये पावर है कि वो बिना मैजिस्ट्रेट के ऑर्डर के ही इन्वेस्टिगेशन को प्रारंभ कर सकता है, और चाहे तो गिरफ्तारी भी कर सकता है विदाउट वारंट। ये पावर्स दे रखे हैं पुलिस अधिकारी को। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो मामले होते हैं जो सामान्य प्रकृति के होते हैं, जिनमें पुलिस अधिकारी के पास में ये सारे पावर्स नहीं होते हैं। तो ऑफेंस या तो कॉग्निजेबल होगा या नॉन कॉग्निजेबल होगा। जब भी ऑफेंस होगा उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप सेकंड स्टेज में जाओगे, इन्फॉर्मेशन देने के लिए पुलिस अधिकारी के पास में। आप नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जाओगे, इन्फॉर्म करोगे पुलिस अधिकारी को कि आपके साथ में कोई अपराध हुआ है। अब वहाँ ये देखा जाएगा कि अपराध जो है वो कॉग्निजेबल है
या नॉन कॉग्निजेबल है। अगर अपराध कॉग्निजेबल है तब वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेगा अंडर सेक्शन 173 ऑफ बीएनएसएस में। और पहले ये सीआरपीसी की धारा 154 में दर्ज होती थी। अगर आपका अपराध है वो पाया जाता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होना, तो फिर वो जो पुलिस अधिकारी है वो आपकी एफआईआर को दर्ज करेगा 174 बीएनएसएस की धारा 174 में। और पहले ये प्रोविज़न था सीआरपीसी में 155 ऑफ सीआरपीसी की सेक्शन में, ये वहाँ ये प्रोविज़न दे रखा था। तो पहली बात ऑफेंस हुआ। ऑफेंस के बाद जानकारी देने के लिए पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी ने देखा कि मामला कॉग्निजेबल बन रहा है, संज्ञेय अपराध बन रहा है, तो उसने 173 में बीएनएसएस में एफआईआर को दर्ज किया। और या उसको ये लगा कि मामला नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय है, तो उसने एफआईआर को 174 में दर्ज किया। अब उसके बाद की स्टेज आती है इन्वेस्टिगेशन की। जब एफआईआर दर्ज हो जाती है उसके बाद में स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन की। इससे पहले अपन समझ लेते हैं कि अगर आपकी एफआईआर को लेने से पुलिस अधिकारी मना करता है तो आप जा सकते हो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पर, एसपी के पास में आप जा सकते हो व्यक्तिगत तौर पर, या तो खुद से जा सकते हो या फिर रिटर्न में बाई पोस्ट आप एफआईआर को भेज सकते हो। एसपी भी अगर मना करता है, एसपी भी अगर आपकी एफआईआर पर ध्यान नहीं देता है, तो फिर आप एज ए कंप्लेन परिवाद लेकर के न्यायालय में जा सकते हो। मैजिस्ट्रेट फिर आदेश देगा या तो एफआईआर दर्ज करवाने का या फिर इन्वेस्टिगेशन का। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से दो बातें समझ में आ रही है। अगर पुलिस अधिकारी ने एफआईआर को दर्ज कर दिया तो पुलिस केस बनेगा, और अगर मैजिस्ट्रेट ने, आप कंप्लेन लेके चले गए मैजिस्ट्रेट के सामने, तो फिर कंप्लेन केस बन जाएगा। तो दो प्रकार के केस, पुलिस केस, अगर एफआईआर दर्ज हो गई तो, एफआईआर दर्ज नहीं हुई और आप न्यायालय में चले गए कंप्लेन लेके, तो फिर कंप्लेन केस बनेगा। तो इस तरह से बीएनएसएस में भी दो प्रकार के केस बनेंगे, एक तो पुलिस केस, एक कंप्लेन केस। दोनों के ही ट्रायल अलग अलग होते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या होता है, साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है, कलेक्शन ऑफ एविडेंस होता है। पुलिस अधिकारी घटना स्थल पर जाएंगे, वहाँ विजिट करेंगे स्पॉट को, और वहाँ जितने भी गवाह होंगे उनका एग्जामिनेशन करेंगे। तो ये होता है इन्वेस्टिगेशन में। इसके बाद की जो स्टेज है वो आती है अरेस्ट की। अगर पुलिस अधिकारी को लगता है कि मामला संज्ञेय है तो पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, अब अरेस्ट दो प्रकार से होता है, विथ वारंट, विदाउट वारंट। मामला संज्ञेय है तो पुलिस अधिकारी के पास में राइट है बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। और अगर मामला गैर संज्ञेय है, असंज्ञेय मामला है, नॉन कॉग्निजेबल है, तो वहाँ पर फिर वारंट के साथ में गिरफ्तार करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेज आती है फिफ्थ। अब फिफ्थ स्टेज में क्या होती है, ये एडिशनल स्टेज है। इसमें अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो बेल के लिए फिर आवेदन कर सकता है। बेल भी दो तरह की होती है, एक प्री अरेस्ट बेल, एक पोस्ट अरेस्ट बेल। यानी कि एक गिरफ्तारी से पहले की बेल, जमानत, और एक गिरफ्तारी के बाद जमानत। गिरफ्तारी के पहले जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत, और गिरफ्तारी के बाद जमानत होती है जो रेगुलर बेल होती है, जो आप मजिस्ट्रेट की कोर्ट में लगा सकते हो। अगर वहाँ से खारिज होती है तो फिर सेशन कोर्ट में लगा सकते हो। सेशन कोर्ट से भी ग्रांट नहीं होती तो हाई कोर्ट में लगा सकते हो। नेक्स्ट स्टेज आएगी कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि इन्वेस्टिगेशन समाप्त होगा और फाइनल रिपोर्ट, चार्जशीट, चालान न्यायालय में सबमिट किया जाएगा। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के माध्यम से वही पेश करेगा। कौन सी धारा में करेगा? सेक्शन 193 सब सेक्शन 3 क्लॉज 1 में पेश की जाएगी वरिष्ठ सुपीरियर पुलिस ऑफिसर के द्वारा न्यायालय में। अब जब न्यायालय के पास में चार्जशीट, चालान आ गया है तो नेक्स्ट स्टेज जो है उसमें न्यायालय लेगा कॉग्निजेंस। न्यायालय देखेगा कि मामला बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर न्यायालय को लगता है कि मामला नहीं बन रहा है तो न्यायालय मामले को ड्रॉप कर देगा। अगर न्यायालय को लगता है, कोर्ट को लगता है
कि मामला तो बन रहा है, तो न्यायालय फिर क्या करेगा, संज्ञान लेगा, कॉग्निजेंस लेगा, अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा और कॉग्निजेंस लेगा, और ये प्रसंज्ञान लिया जाएगा अंडर सेक्शन 223 ऑफ BNSS में। अगली स्टेज आती है आपके फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस की, चार्ज फ्रेम करने की। अब कॉग्निजेंस ले लिया है तो उसके बाद में अपराधी की जगह अक्यूज वर्ड को यूज करना है। अभियुक्त पर चार्जेस फ्रेम किए जाएंगे। कौन करेगा, मैजिस्ट्रेट करेगा। कौन से चैप्टर में करेगा, 18 यानी कि 18वें अध्याय में करेगा। अभी आरोप पत्र तैयार करना क्या होता है, आरोप पत्र का फॉर्मेट दे रखा है 33, आपसे फॉर्मेट नंबर 33 है, और ये दे रखा है सेकंड शेड्यूल में दे रखा है। अब आरोप पत्र होता है कि उसमें अक्यूज़ को ये बताया जाता है कि आपके ऊपर हम ये धाराएं चार्ज कर रहे हैं, तो उससे ये फ़ायदा होता है अक्यूज़ को कि एटलीस्ट उसको पता हो जाता है कि मुझे किस किस धाराओं में डिफेंस लेना है। चार्जेस फ्रेम करने के बाद ही ट्रायल चालू होती है। मेन स्टेज यहाँ से चालू होगी। इसके बाद की स्टेज आती हैं ट्रायल की, और ट्रायल भी कई प्रकार के होते हैं। ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन भी हो सकता है, ट्रायल बाय वारंट केस की ट्रायल भी हो सकती है, समन केस की ट्रायल अलग होगी। सभी ट्रायल अलग अलग दे रखी है BNSS में। तो चैप्टर 19 जो है वो ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन की बात करता है, और चैप्टर 20 जो है वो वारंट केस की ट्रायल की बात करता है। चैप्टर 21 समन केस की ट्रायल की बात करता है। अब ट्रायल में होता क्या, ट्रायल में क्या होगा, ट्रायल में प्रोसिक्यूशन अपने एविडेंसेस देगा, गवाह पेश करेगा, उन गवाहों का फिर परीक्षण होगा। एविडेंस एक्ट में जैसे बोला गया है मुख्य परीक्षण, यानी कि एग्जामिनेशन ऑफ चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन और री एग्जामिनेशन। डिफेंस का भी, अक्यूज का भी ऐसे ही, उसके द्वारा भी साक्ष्य दिए जाएंगे, एविडेंसेस पेश किए जाएंगे, गवाह पेश किए जाएंगे, और उनका भी फिर एग्जामिनेशन होगा। इन सब के बाद, ट्रायल के बाद फिर न्यायालय की लास्ट स्टेज आती है जजमेंट की। फिर न्यायालय अपना जजमेंट देगा, और जजमेंट में या तो न्यायालय को लगता है कि अपराध हुआ है और बनना पाया जा रहा है, और जो भी साक्ष्य दिए गए हैं वो अक्यूज के खिलाफ है, तो फिर वो अक्यूज को कॉन्विक्ट कर सकता है, या तो दोष सिद्ध कर सकता है। और अगर न्यायालय को लगता है कि नहीं, जो अक्यूज है वो निर्दोष है, तो उसे दोष मुक्त भी कर सकता है। तो ये फाइनल स्टेज थी। आपने देखा कि किस तरह से केस चालू होता है और कहाँ पर केस ख़त्म होता है। मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है BNSS में कि किस तरह से आपके सवाल बनेंगे। AAB के एग्ज़ाम में BNSS से पूछे जाने वाले सवाल कैसे बनेंगे, और ट्रायल की प्रक्रिया को भी मैंने आपको बता दिया है। तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गए होंगे। धन्यवाद।